Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PL लोधा। साथियों आज हम पर्यावरण का मॉडल पेपर नंबर 6 हल करेंगे जिसमें पूरे ही 30 क्वेश्चन यहां पर पर्यावरण के आपको देखने को मिलेंगे मित्रों। तो ये जो क्वेश्चन है RBSC की किताबों से मैंने बनाए हैं जो कि पूर्ण रूप से नवीन पैटर्न जो आपके पर्यावरण में है उसी पर आधारित है। पैटर्न संबंधी सिलेबस संबंधी आपके कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। पिछला जो टेस्ट था आपने कहा था कि सर ये तो आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें ज़्यादा थी, तो ऐसा इस टेस्ट में नहीं होने वाला है। मुझे पता है आपका एक एक सिलेबस का एक एक टॉपिक कि भाई आपके कौन कौन से टॉपिक है। तो साथियों शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके पहले मैंने शिक्षण वीडियो का एक टेस्ट अपलोड किया है, टेस्ट नंबर 64। उस टेस्ट को ज़रूर देखिएगा, दोनों लेवल के लिए है वो टेस्ट। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी दोनों लेवल के लिए ही है। तो शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन देखेंगे। सर्वप्रथम अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री है राकेश शर्मा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स और बछेंद्री पाल। तो बताइएगा प्रश्न संख्या 1 में कौन सा विकल्प आपका सही है। सबसे पहले अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय अंतरिक्ष के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों प्रश्न संख्या 1 में जो आपका सही आंसर है कौन सा रहेगा, तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो रहेगा राकेश शर्मा। देखिएगा सबसे पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री की बात करें तो राकेश शर्मा आएगा। अगर महिला अंतरिक्ष यात्री की बात करें, महिला अंतरिक्ष यात्री की, तो फिर वहां पर कल्पना चावला होता साथियों। यहाँ पर बछेंद्री पाल का नाम किस में चलता है ये भी आपको पता होना चाहिए। इन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखने वाली ये प्रथम भारतीय महिला थी। तो यहाँ आपका कौन सा विकल्प सही है, फिर प्रथम विकल्प सही है प्रश्न संख्या 1 में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 2 पर। तो मित्रों प्रश्न संख्या 2 है, निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है। शनि, अरुण, वरुण और मंगल। तो बिल्कुल ये भी आपके नया टॉपिक जोड़ा गया है साथियों। यहाँ पर बताइएगा सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर जो स्थित ग्रह है उसका नाम बताना है। तो मित्रों इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा आपके वरुण ग्रह सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है। कौन सा ग्रह है, वरुण ग्रह। जबकि अगर हम बात करें सूर्य से निकटतम ग्रह के, सबसे निकट ग्रह कौन सा है सूर्य के, तो फिर वहाँ पर आपका जो बुध ग्रह है वो आपका राइट आंसर हो जाता। यहाँ पर आपका कौन सा विकल्प सही है, फिर तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। देखो जो सौर परिवार है इसमें मुखिया कौन है, सूर्य है। सूर्य के 8 ग्रह हैं जो इसके चक्कर लगाते हैं। उन 8 ग्रहों के नाम याद होना चाहिए। जैसे पहला आता है बुध ग्रह, दूसरा आता है साथियों शुक्र ग्रह, तीसरा आता है आपके पृथ्वी अपनी, और चौथा है मंगल ग्रह है, पांचवा है बृहस्पति ग्रह है, छठा है शनि ग्रह है, सातवां है अरुण ग्रह है और आठवां है वरुण ग्रह है। तो इस प्रकार से आपका तीसरा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 2 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। तीसरा क्वेश्चन है, पर्वतारोही अभियान से जुड़ने वाली सबसे अधिक उम्र की भारतीय महिला है। संतोष यादव, प्रेमलता अग्रवाल, बछेंद्री पाल और कल्पना चावला। तो बताइए प्रश्न संख्या 3 में कौन सा विकल्प सही है। पर्वतारोही अभियान जो है उससे जुड़ने वाली सबसे अधिक उम्र की भारतीय महिला का आपको नाम बताना है साथियों। बताइए प्रश्न संख्या 3 में कौन सा आंसर सही रहेगा। तो मित्रों इसका जो सही आंसर है, सबसे अधिक उम्र की पर्वतारोही अभियान से जुड़ने वाली महिला का नाम है प्रेमलता अग्रवाल। क्या नाम है साथियों, प्रेमलता अग्रवाल। जबकि बछेंद्री पाल का नाम आप सभी ने सुन रखा होगा, इन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखने वाली ये प्रथम महिला थी। कौन थी, बछेंद्री पाल। कल्पना चावला का नाम अभी मैंने बता दिया था कल्पना चावला के बारे में कि भारत की तरफ से अंतरिक्ष यात्रा करने वाली ये प्रथम महिला थी। जबकि संतोष यादव की अगर हम बात करें साथियों तो ये सबसे कम उम्र में एवरेस्ट फतेह करने वाली महिला है। यहाँ पर आपका सेकंड विकल्प सही है तीसरे क्वेश्चन में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 पर। तो चलिए आते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। आपके प्रश्न नंबर 4 क्या पूछ रहा है आपसे देखेंगे। लोहागढ़ दुर्ग स्थित है भरतपुर में, राजसमंद में, जयपुर में और जोधपुर में। तो बताइए ये जो लोहागढ़ दुर्ग है ये कहाँ पर स्थित है। तो साथियों लोहागढ़ दुर्ग राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर, भरतपुर जिले में स्थित है। आपका प्रथम विकल्प यहाँ पर सही है प्रश्न संख्या 4 में। नेक्स्ट आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 5 की। तो 5वां क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझना। इनमें से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन का चुनाव आपको करना है। सड़क पर चलते समय हमेशा बाएं चलना चाहिए। चौराहे को पैदल पार करते समय नीली बत्ती होने पर जेब्रा क्रॉसिंग पार करना चाहिए।
सड़क किनारे कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त पड़ा है, एम्बुलेंस बुलाने के लिए 108 नंबर का उपयोग करना चाहिए। हॉर्न के चित्र पर क्रॉस का निशान दिखाई देने पर हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। तो बताइए असत्य कथन इनमें से कौन सा है। प्रश्न संख्या 5 में सही विकल्प का चुनाव करो साथियों। तो आपके देखो 5वें क्वेश्चन में राइट आंसर रहेगा आपका दूसरा विकल्प। कैसे? पहला विकल्प कह रहा है कि हमेशा बाएं ओर, बिल्कुल सत्य बात है, हमेशा बाएं ओर चलना चाहिए, ठीक है। तीसरा विकल्प कह रहा है कि जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया तो एम्बुलेंस के लिए कौन से नंबर पे कॉल करोगे, 108 पर, ये भी सही है। हॉर्न का चित्र है, यदि उस पर क्रॉस का निशान है कि भाई हॉर्न नहीं बजाना है तो हमें हॉर्न नहीं बजाना चाहिए, ये भी सही है। लेकिन दूसरा विकल्प कह रहा है चौराहे को पैदल पार करते समय, कि जब जेब्रा क्रॉसिंग से हम चौराहे को पैदल पार करते हैं तो नीली बत्ती होने पर, तो नीली बत्ती होने पर नहीं, नीली बत्ती होने पर तो वहाँ से साधन निकलेंगे, लेकिन जब लाल बत्ती हो जाती है तो साधन रुक जाते हैं और जो जेब्रा क्रॉसिंग वाले हैं वो पार करते हैं साथियों उस टाइम पे। इसलिए ये विकल्प क्या हो गया, असत्य हो गया, और यही आपका राइट आंसर है प्रश्न संख्या 5 में। आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 6 पर। तो आपके 6वां क्वेश्चन, डोंगे शब्द का संबंध है एक विशेष प्रकार का आभूषण, एक विशेष प्रकार की फसल, एक विशेष प्रकार का वस्त्र और एक विशेष प्रकार का घर। तो साथियों डोंगे शब्द का अर्थ यहाँ पर किससे लिया जाएगा। प्रश्न संख्या 6 में सही विकल्प का आपको चयन करना है। देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन आपको लगा होगा, नहीं लगा है तो बहुत अच्छी बात है, मतलब पढ़ रखा है आपने। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है, डोंगे शब्द का संबंध यहाँ पर एक विशेष प्रकार के घर से लिया जाता है। किससे लिया जाता है? ये एक विशेष प्रकार का घर होता है जो अधिकतर जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। चलता फिरता जो घर होता है ना पानी में, जैसे नाव होती है, उसी नाव के ऊपर घर बनाया जाता है। तो साथियों ये होता है डोंगे। यहाँ पर 4था विकल्प सही है। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 7 पर। 7वां क्वेश्चन है सही सुमेलित है। सही सुमेलित है मतलब सही कौन सा है यहाँ पर? रणथंभौर बाघ संरक्षण राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान घना सवाई माधोपुर, केवलादेव उद्यान सरिस्का उदयपुर, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर। तो बताइए इनमें से सही कौन सा है? 3 तो गलत है और 1 सही है, उस सही का ही आपको चयन करना है साथियों। देखो रणथंभौर बाघ संरक्षण राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में नहीं है बल्कि सवाई माधोपुर में है, और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान घना सवाई माधोपुर में नहीं है बल्कि भरतपुर में है। राष्ट्रीय उद्यान सरिस्का उदयपुर में नहीं है साथियों, राष्ट्रीय उद्यान सरिस्का अलवर में है, और राष्ट्रीय मरु उद्यान बिल्कुल जैसलमेर और बाड़मेर जिले में फैला हुआ है। तो ये 4था कथन सही सुमेलित है, इसलिए आपका जो 4था विकल्प है वो ही सही आंसर है प्रश्न संख्या 7 में। आगे बढ़ेंगे 8वें क्वेश्चन की ओर। तो आपके 8वां क्वेश्चन है राजस्थान का प्रथम पर्यटन वाक्य था ढोला मारू, पधारो मारे देश, जाने क्या दिख जाए और मरु प्रदेश। तो प्रथम पर्यटन वाक्य के बारे में आपको बताना है। प्रथम पर्यटन वाक्य राजस्थान का क्या था? देखिए प्रश्न संख्या 8 में राइट आंसर है ढोला मारू। इसके बाद में जाने क्या दिख जाए चलाया गया, और इसके बाद में पधारो मारे देश, ये वर्तमान में भी है। तो यहाँ आपका जो प्रथम विकल्प है वो सही है। तो यहाँ पर आपका जो प्रथम विकल्प है प्रश्न संख्या 8 में वो बिल्कुल सही है साथियों। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। तो 9वां क्वेश्चन आपके हैं कमरों को खुशबूदार एवं ठंडा करने के लिए किस घास का उपयोग किया जाता है? सेवण घास, धामन घास, खस घास और अंजन घास। तो कमरों को खुशबूदार बनाना है, ठंडा बनाना है, तो एक विशेष प्रकार की घास चलती है जिसको खस घास कहते हैं। इससे इत्र बनाने का कार्य भी किया जाता है साथियों। 9वें क्वेश्चन में आपका 3rd विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 की ओर चलेंगे। आपके 10वां क्वेश्चन है मित्रों राजस्थान की कौन सी जगह दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? अकोला, सांगानेर, खंडेला और नाडोल। तो दाबू प्रिंट के लिए भाई हो सकता है चारों जगह ही दाबू प्रिंट होता हो सकता है, ठीक है, लेकिन प्रसिद्ध आपको देखना है कि प्रसिद्ध जगह कौन सी है। तो साथियों प्रश्न संख्या 10 में राइट आंसर है राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले में एक स्थान है अकोला। वहाँ की जो दाबू छपाई है, दाबू प्रिंट विश्व प्रसिद्ध मानी जाती है, विश्व प्रसिद्ध पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। प्रथम विकल्प आपका सही है प्रश्न संख्या 10 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं साथियों प्रश्न नंबर 11 की ओर। तो आपके 11वां क्वेश्चन है तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? मेड़ता सिटी नागौर, परबत्सर नागौर, देशनोक बीकानेर, गोगामेड़ी गंगानगर। तो बताइए प्रश्न संख्या 11 में
कौन सा विकल्प सही रहेगा? तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित होता है? प्रश्न संख्या 11 का सही आंसर बताइए साथियों। देखो, तेजाजी का जो मेला है वो नागौर जिला है, वहाँ पर एक स्थान है जिसका नाम है परबतसर। तो परबतसर नागौर में तेजाजी का मेला आयोजित होता है साथियों। यहाँ पर आपका दूसरा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 11 में। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 पर। तो 12वां क्वेश्चन, रखन किसका आभूषण है? रखन गले का, पैर का, दांत का और बाजू का। तो रखन नामक जो आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है? 12वें क्वेश्चन में सही विकल्प का चयन कीजिएगा। देखिए, रखन नामक जो आभूषण है ये दांत में पहने जाने वाला आभूषण है। कहाँ पर पहना जाता है? दांतों में पहना जाता है साथियों। दांतों में चांदी और सोने की जो प्लेटें होती है वो लगाई जाती है रखन के रूप में। थर्ड विकल्प आपके 12वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 13 पर। तो चलिए 13वां क्वेश्चन देखेंगे। किस समिति की सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय योजना लागू की गई? बलवंत राय मेहता समिति, लॉर्ड रिपन समिति, सादिक अली समिति और शिवचरण माथुर समिति। तो उस समिति का नाम बताइए जिसकी सिफारिशों पर पंचायती राज व्यवस्था में जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है, त्रिस्तरीय व्यवस्थाओं के बारे में भी हम बात करेंगे। तो साथियों, ये जो समिति है उसका नाम है बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति का गठन पंचायती राज व्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए किया गया था साथियों। इसका गठन की अगर हम बात करें, इसके गठन की, तो इसका गठन 1956 में किया गया था। इन्होंने 1957 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। देखिए, इन समिति की जो सिफारिशें हैं उनको लागू 1 अप्रैल 1958 को किया गया था और इन्होंने ही जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है उसको लागू करवाया था। त्रिस्तरीय मतलब ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। तो इस प्रकार से पंचायती राज व्यवस्थाओं को त्रिस्तरीय रूप प्रदान किया गया था बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों पर। प्रथम विकल्प 13वें क्वेश्चन में सही है साथियों। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 14 पर। 14वां क्वेश्चन है, नोब्लास्ट क्या होती है? अपरिपक्व लाल रुधिर कणिकाएं, प्रारंभिक भ्रूणीय कोशिकाएं, अपरिपक्व अस्थि कोशिकाएं और इनमें से सभी। तो नोब्लास्ट के बारे में आपको बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। इस क्वेश्चन के बारे में एक थोड़ा सा ये डाउट है कि इस क्वेश्चन को जब मैंने 2-3 जगह देखा तो वहाँ पर आपको राइट आंसर मुझे मिला है। यहाँ पर अपरिपक्व लाल रुधिर कणिकाएं नोब्लास्ट कहलाती है। लाल रुधिर कणिकाएं जिसको RBC कहा जाता है, रेड ब्लड सेल्स। यहाँ पर साथियों अगर आपको लगता है कि इस क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूज़न है तो बाकी 2 जगह से तीसरी जगह में मुझे ये क्वेश्चन मिला ही नहीं है। हो सकता है अगर बाई चांस वहाँ पर मिस प्रिंटिंग हो, मिस टाइपिंग हो, ऐसा कुछ हो गया हो तो वैसे वापस मैंने देखने की पूरी कोशिश की लेकिन दोनों जगह पर यही आंसर मिला, तो इसलिए यही आपका राइट आंसर माना जाएगा। अगर डाउट है आपको तो इस क्वेश्चन के लिए ज़रूर कमेंट करें। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 15 की ओर। 15वां क्वेश्चन देखते हैं। चेचक के टीके का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? रोनाल्ड रोस, रॉबर्ट कोच, एडवर्ड जेनर और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों बताइएगा प्रश्न संख्या 15 में कौन सा विकल्प आपका सही है। देखिए, चेचक के टीके की अगर हम बात करें तो इसका आविष्कार एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? एडवर्ड जेनर के द्वारा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओनली आपका थर्ड विकल्प ही सही है यहाँ पर प्रश्न संख्या 15 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 16 की ओर। लेकिन अगर आपको ये फैक्ट पता नहीं था तो अच्छे से याद रख लीजिए साथियों, एडवर्ड जेनर ने ही टीके का आविष्कार किया था। कौन से टीके का? चेचक के टीके का। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 पे आते हैं। पोलियो का कारण है प्रोटोजोआ जनित रोग है, फफूंद जनित रोग है, विषाणु या वायरस जनित रोग है या बैक्टीरिया जनित रोग है। तो साथियों पोलियो एक जो लगभग भारत से समाप्त हो चुका है, वो कौन से कारण से फैलता है या कौन से कारण से ये रोग होता है? तो मित्रों ये जो पोलियो रोग है ये एक वायरस या विषाणु जनित रोग है। विषाणु जनित या वायरस जनित आप इसको कह सकते हो। साथियों यहाँ पर आपका थर्ड विकल्प सही है प्रश्न संख्या 16 में। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 17 की ओर। 17वां क्वेश्चन देखते हैं साथियों। आपके प्रश्न संख्या 17 क्या पूछ रहा है आपसे, देखते हैं। मनुष्य में जैविक घड़ी कहलाती है पिनियम काई, थाइमस, थायराइड और हाइपोथैलेमस। देखिए जैविक घड़ी का संबंध मनुष्य के मस्तिष्क से होता है। मनुष्य के
मस्तिष्क से होता है। जैसे मान लीजिए आपको कहीं पर जाना हो, आपने 5 बजे का अलार्म भर रखा है, लेकिन 4:59 पे ही आपकी नींद खुल जाती है। कैसे खुलती है साथियों? क्योंकि आपके माइंड में सेट हो जाता है कि भाई मुझे 5 बजे उठना ही है, लेकिन 4:59 पे ही आपकी नींद खुल गई। तो ये जैविक घड़ी के कारण होता है और इसको कहा जाता है पिनियम काय। क्या कहा जाता है इसको? पिनियम काय के नाम से जाना जाता है। प्रथम विकल्प 17वें क्वेश्चन में सही है साथियों। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 18 की ओर। इनमें से जल जनित रोग कौन सा है? डिप्थीरिया, टिटनेस, हेपेटाइटिस और मलेरिया। तो यहाँ पर उस रोग का चयन कीजिए जो कि जल जनित है। जल जनित मतलब जल से जो रोग होता है। तो यहाँ पर देखो, जो टिटनेस रोग है ये जल से नहीं होता है, ना ही हेपेटाइटिस, ना ही मलेरिया। मलेरिया तो मच्छर से होता है, मादा एनोफ्लिस से। तो साथियों यहाँ पर जो डिप्थीरिया रोग है ये जल से होने वाले रोगों की सूची में आता है। आपका फर्स्ट विकल्प 18वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 19 की ओर। तो चलिए देखते हैं 19वें क्वेश्चन को। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को, 7 दिसंबर को, 30 मार्च को और 22 अप्रैल को। तो बताइए 19वें क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, मतलब किस दिन मनाया जाता है, किस डेट को मनाया जाता है साथियों? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो रहेगा प्रत्येक वर्ष की जो 16 सितंबर आती है, 16 सितंबर को ओजोन दिवस, वो भी कैसा? अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। प्रथम विकल्प आपका सही है 19वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 पे आते हैं साथियों। तो चलिए 20वां क्वेश्चन देखेंगे। वायुदाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? बैरोमीटर, थर्मामीटर, सिस्मोग्राफ और हाइग्रोमीटर। तो वायुदाब का मापन इनमें से किस यंत्र से किया जाता है? प्रश्न संख्या 20 में बताइएगा। देखो, वायुदाब नापने वाला जो यंत्र है उसको बैरोमीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैरोमीटर, या फिर इसको वायुदाब मापी के नाम से भी जाना जाता है। वायुदाब मापी कह दो या बैरोमीटर कह दो, एक ही होता है साथियों। इसके द्वारा क्या किया जाता है? वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है। आपका यहाँ पर प्रथम विकल्प सही है प्रश्न संख्या 20 में। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 21 की ओर। आपके 21वां क्वेश्चन देखते हैं। वर्षा जल संग्रहण लाभदायक है सिंचाई के लिए, कृषि के लिए, जल विद्युत उत्पादन के लिए और भूमिगत जल स्तर सुधारने के लिए। यहाँ पर आपको चारों ही विकल्प सही लगेंगे, लेकिन वर्षा जल का जो संग्रहण किया जाता है वो सबसे ज़्यादा किस चीज़ में लाभदायक है? तो साथियों देखिए, सिंचाई के लिए, सिंचाई, कृषि के लिए तो भाई सिंचाई और कृषि, जल विद्युत उत्पादन, इन तीनों से ही बेटर विकल्प है भूमिगत जल स्तर सुधारने के लिए। यदि भूमिगत जल स्तर सुधरेगा तो उससे सिंचाई भी हो जाएगी, कृषि भी हो जाएगी। इसलिए आपका जो वर्षा जल संग्रहण लाभदायक है साथियों, उससे भूमिगत जल स्तर सुधरता है, मतलब जल स्तर ऊपर आ जाता है। यहाँ पर आपका जो चौथा विकल्प है 21वें क्वेश्चन में, वो ही सही आंसर माना जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 पे आते हैं। राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा, जिसको मावट कहते हैं, किन कारणों से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं के कारण, पश्चिमी विक्षोभ के कारण, पछुआ हवाओं के कारण और हिमालय से टकराकर वापस लौटती मानसूनी हवाओं के कारण। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 22 में सही विकल्प आपका कौन सा रहेगा? शीतकाल में, मतलब सर्दी के समय जो वर्षा होती है, जिसको मावट कहते हैं राजस्थान में, वो होती है साथियों पश्चिमी विक्षोभ के कारण। किसके कारण होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण मावट की वर्षा होती है। यहाँ पर आपका 22वें क्वेश्चन में सेकंड विकल्प सही है। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 23 की ओर। साथियों 23वां क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में त्योहारों का आगमन किस त्योहार से माना जाता है? वैशाख तीज, श्रावण तीज, भाद्रपद तीज और ज्येष्ठ तीज। तो देखिए, त्योहारों का आगमन राजस्थान में श्रावण तीज से माना जाता है। अभी श्रावण का महीना आने वाला है, मतलब त्योहारों का आगमन होने वाला है। तो श्रावण तीज आपका राइट आंसर है। दूसरा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 23 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 को देखेंगे। 24वां क्वेश्चन है, केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? अजमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर। तो केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान के बारे में बताइए, कहाँ पर स्थित है साथियों? प्रश्न संख्या 24 में आपका जो राइट आंसर है
वो रहेगा केंद्रीय क्षेत्र अनुसंधान संस्थान राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है, जिसको काजरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काजरी। 1959 में इसकी स्थापना हुई थी साथियों। चौथा विकल्प आपके 24वें क्वेश्चन में सही है। बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 25 की ओर। तो चलिए 25वां क्वेश्चन। राजस्थान में प्राथमिक स्तर पर आरबीएससी के पाठ्यक्रम में पर्यावरण अध्ययन का आरंभ किस कक्षा से किया जाता है? कक्षा 1 से, कक्षा 3 से, कक्षा 5 से, कक्षा 6 से? तो कमेंट करके जाइएगा यार वीडियो आपको कैसा लगा, और आज तो नहीं लगा ना आउट ऑफ सिलेबस, अगर लगा है आज भी तो उसके लिए भी आप कमेंट जरूर करें। साथियों 25वें क्वेश्चन में देखो, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आरबीएससी का जो सिलेबस होता है, मतलब राजस्थान के जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं वहाँ पर पर्यावरण का जो अध्ययन है, पर्यावरण का जो शिक्षण है वो कक्षा 3 से आरंभ करवाया जाता है। कक्षा 1 में और कक्षा 2 में पर्यावरण की बुक नहीं होती है। देखो कक्षा 1 में हिंदी की, अंग्रेजी की और गणित की किताब चलती है। कक्षा 2 में भी हिंदी, अंग्रेजी और गणित, लेकिन कक्षा 3 में हिंदी, अंग्रेजी, गणित और पर्यावरण आ जाती है साथियों। तो यहाँ पर आपका जो सेकंड विकल्प है वो आपका राइट आंसर है 25 प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 पे आते हैं। 26वां क्वेश्चन है, परियोजना विधि में छात्र सीखते हैं। कैसे सीखते हैं साथियों? देखकर सीखते हैं, समझकर सीखते हैं, करके सीखते हैं या रटकर सीखते हैं? तो जो आपकी परियोजना विधि होती है जिसके जनक कौन है साथियों? किलपेट्रिक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस विधि में से 100% क्वेश्चन आता है, 101%। अगर लेवल 1 में नहीं आया तो 2 में अवश्य आएगा। 101% प्रश्न आता है इस विधि से। तो साथियों परियोजना विधि में जो छात्र हैं वो करके सीखते हैं, क्योंकि ये जॉन ड्यूवी की प्रयोजनवादी विचारधारा पर आधारित विधि है जिसमें करके सीखा जाता है। विकल्प नंबर आपका 3 सही है 26वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27 की ओर चलते हैं। तो 27वां क्वेश्चन आपके है, पर्यावरण शिक्षण में आगमन विधि अनुगमन करती है सामान्य से विशिष्ट की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर और अंश से पूर्ण की ओर। तो पर्यावरण शिक्षण में जो आगमन विधि है साथियों, देखो सामान्य से विशिष्ट की ओर तो चलती है निगमन विधि, और विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है आगमन विधि। अर्थात यहाँ पर आगमन विधि किसका अनुगमन करेगी? विशिष्ट से सामान्य की ओर। सेकंड विकल्प आपके 27वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 28 को। तो चलिए 28वां क्वेश्चन, निम्न में से पर्यावरण शिक्षण की कौन सी प्रकृति नहीं है? बच्चों को करके सीखने का मौका मिले, बच्चे प्रश्न पूछे, बच्चे कम गलतियां करें, बच्चों को खोजबीन का पूरा मौका मिले। तो पर्यावरण शिक्षण की प्रकृति नहीं है। देखो करके सीखने का मौका मिलना चाहिए, ये तो प्रकृति है। बच्चे प्रश्न भी पूछना चाहिए साथियों, ये भी प्रकृति है। खोजबीन करने का उनको पूरा मौका दिया जाए, लेकिन एक कम गलतियां करे, भाई ऐसा कोई पर्यावरण शिक्षण की विशेषता या प्रकृति में नहीं आता है, क्योंकि गलतियां करना भी सीखने का ही हिस्सा माना जाता है मित्रों। इसलिए यहाँ पर थर्ड विकल्प आपका सही है, ये पर्यावरण शिक्षण की प्रकृति नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 29 पे आते हैं। 29वां क्वेश्चन है, बिलीसी में अंतर्देशीय विश्व पर्यावरण शिक्षा पर सम्मेलन आयोजित कब हुआ था? 1976, 77, 78 और 1979। तो साथियों बिलीसी में अंतर्देशीय जो विश्व पर्यावरण शिक्षा है उस पर सम्मेलन आयोजित कब किया गया था? आपके राइट आंसर है 1977 में किया गया था, जिसमें पर्यावरण जागरूकता के बारे में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई थी। आपका सेकंड विकल्प सही है 29वें क्वेश्चन में। अब आज का अंतिम और 30वां क्वेश्चन, लेकिन यार वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा साथियों, और ईमानदारी से कमेंट करके बताइए आपने कितने क्वेश्चन इस वीडियो में सही किए हैं। तो चलिए देखते हैं आज के अंतिम और 30वें क्वेश्चन को। तो साथियों आज का अंतिम और 30वां प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की कमियों को दूर करने के लिए किसका गठन किया गया था? कोठारी कमीशन का, माध्यमिक शिक्षा आयोग का, राधाकृष्णन आयोग का, और इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों 30वें क्वेश्चन में आपका जो सही आंसर है, देखो राइट आंसर है राधाकृष्णन आयोग का गठन किया गया था पर्यावरण अध्ययन की शिक्षण की कमियों को दूर करने के लिए। आपका थर्ड विकल्प सही है। अगर किसी भी प्रश्न पर डाउट हो तो उसके लिए कमेंट कर दें। एक टेस्ट लिया था 2-3 दिन पहले हिंदी का, उसमें वहाँ पर एक शब्द था मनोकामना और एक शब्द था दुरावस्था। तो साथियों वो दुरावस्था भी अशुद्ध है और मनोकामना भी अशुद्ध है। मनोकामना तो बिल्कुल मैंने लिखा ही था, लेकिन मैंने दुरावस्था नहीं लिखा था, मैंने दुरावस्था लिखा था जो कि शुद्ध है, दु है प्लस अवस्था। लेकिन साथियों टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, इसलिए वो दुरावस्था हो गया और मेरा ध्यान उस पर नहीं गया था। तो वहाँ पर दोनों ही विकल्प वो अशुद्ध थे। ठीक है, अगर आपको कमेंट करना है डाउट के लिए तो जरूर करें, जरूर से जरूर करें। पूर्ण रूप से आप आश्वस्त रहे, आपको सही
प्रकार से संतुष्ट किया जाएगा मित्रों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।